ये ओमान की तस्वीर भी देख लीजिए। ओमान पर जो हमला ईरान ने किया है, अभी हम आपको मैप पर दिखा भी रहे थे कहां ओमान है। दुकम पोर्ट पर जो हमला हुआ था उसकी तस्वीर इस वक्त आपको दिख रही है ओमान में। यूएन ने अपने सारे लोगों से कहा घर जाइए, ओमान में जो भी यूएन के लोग हैं। ये दुकम पोर्ट की तस्वीर है। आप बता रहे थे हमारे लिए भी क्रूशल है ये पोर्ट, मतलब बहुत ज़्यादा। इंडिया, चाइना, जापान तीनों के लिए बहुत क्रूशियल है, क्योंकि पूरा जो ट्रेड रूट है उनके लिए बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। और जितने भी मतलब ईरान जो कर रहा है वो समझने की जरूरत है। एक चीज़ से मैं थोड़ा सा असहमत हूँ, अजीत जी थोड़ा सा खामेनेई के पक्ष में थोड़ा सा उदार मना दिख रहे हैं, जो चला गया उसके बारे में क्या। लेकिन खामेनेई वो व्यक्ति थे राष्ट्राध्यक्ष के तौर पे, रिलीजियस सुप्रीम लीडर के तौर पे, जिन्होंने बाकायदा पोस्ट किया था कि भारत में मुसलमानों पर बड़ा अत्याचार हो रहा है। नहीं, तो मैं ऐसे व्यक्ति से जो इस तरह की दखलंदाजी करे, तो क्या है हर्षवर्धन जी, ये तो हर साल अमेरिका का ह्यूमन राइट वो जो कमीशन है उनका, पार्लियामेंट सीनेट की कमिटी है, वो रिपोर्ट देती है कि भारत में मुसलमानों पर बड़ा अत्याचार होता है। ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट एक अलग चीज होगी, हम उसको उसी तरह से काउंटर करते हैं। लेकिन जब सीधे सीधे वही कहने लगे वो रिलीजियस सुप्रीम लीडर, तो फिर वो खतरे की बात। और देखिए, हर साल खामेनेई साहब एड्रेस करते थे पूरी दुनिया को, अपने देश के लोगों को, और उसमें वो जो स्ट्रगल्स हो रही हैं इस्लामिक मूवमेंट के लिए, उसमें वो हर बार कश्मीर का जिक्र करते थे। और ये एनुअल रिचुअल था। भारत ये जानता था, प्रोटेस्ट करता था, बड़ा माइल्ड प्रोटेस्ट। मैं थोड़ा सा कह दूं आपसे, मतलब खामेनेई एक बड़े आदमी थे, दुनिया में दुनिया के करोड़ों लोगों के लिए बहुत मायने रखते थे। बिल्कुल। उनका मारा जाना और उसका आफ्टर इफेक्ट और इस जंग का दुनिया पर असर, सवाल ये अब खामेनेई क्या थे, क्या बोलते थे, क्या करते थे। अब तो हमारी दोस्ती थी, इसके बावजूद ईरान से हमारी दोस्ती, ईरान से दोस्ती थी, और ईरान से बहुत अच्छे संबंध थे। अगर मुझे मौका दें, इसका वाइडर कंटेक्स्ट भी समझें। देखिए, वेस्ट एशिया इस समय पूरी तरह वॉर के हवाले हो गया। वेस्ट एशिया मतलब सारा अरब मुल्क, पूरा अरब मुल्क, पाकिस्तान से पूरे वेस्ट में जो है पूरी दुनिया जो है वो इस समय युद्ध के झोंके में आ गई है। यूक्रेन रूस युद्ध चल रहा है और सब मौके की तलाश में थे। इजराइल मौके की तलाश में था, इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता है ईरान को नेस्तनाबूद करने का, उसने कर दिया। अब चाइना की बारी है। अब वो चाइना क्या करेगा? क्या वो ताइवान पर अटैक करेगा? क्योंकि देखिए, 1939 में हम मानते हैं, हम रागी जी मानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, लेकिन इतिहासकार बताते हैं कि ये जाके 42-43 में इसको वर्ल्ड वॉर की संज्ञा दी गई। क्या जब इतिहास लिखा जाएगा तो हम मानेंगे कि 2022 से ही, जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था, तब से महायुद्ध शुरू हो गया था? क्या इसकी परिणति, और यही नहीं, सूडान में, इथियोपिया में, ये सारे जगह युद्ध चल रहे हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में। तो इसका वाइडर कॉन्टेक्स्ट, इसको कोई रोकने के लिए तैयार हो रहा है। और ट्रंप साहब और नेतन्याहू साहब क्या कोई एक नया प्लान बना रहे हैं कि ईरान में कैसे रिस्टोर किया जाएगा? क्या ये भी उसी तर्ज पे चल रहे हैं जिस तरह हमास का किया था कि अब इनका कोई सोल्यूशन ही नहीं दिख रहा है? तो क्या ये पूरी तरह ईरान को नेस्तनाबूद कर देंगे? अगर ईरान को नेस्तनाबूद कर देंगे तो क्या इराक वाली स्थिति नहीं होगी? इराक में अभी भी अवस्था है, और इराक के जितने सुन्नी समुदाय के लोग थे और उनके फाइटर्स जो थे सदाम हुसैन के, उन सारों ने आईसिस बना लिया। और वो तो क्या ये एक और एक्सप्लोसिव सिचुएशन की तरफ नहीं बढ़ रहा है? आपने दो हाइपोथेसिस दी हमें जी, और वो दोनों बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। ये संभावनाओं पे बात करना बहुत जरूरी है। अगर यूक्रेन पर हमला कर सकता है रूस, अगर इजराइल और अमेरिका हमला कर सकते हैं ईरान पर मीडिएशन के बीच में, कौन रोकने वाला है भाई चीन को? चीन को क्यों नहीं? अब जब फ्री फॉर ऑल है तो फिर चीन को भी लगेगा, और उसका तो और कोर एजेंडा है वो। अमिताभ जी ने जो कहा उसमें हम एक डायमेंशन, एक चीज और लेजिटिमेट बनता है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में इंटरवीन करने का, इससे बढ़िया और क्या? बिल्कुल। पहले सर चाइना वाली बात उसमें हम एक चीज उसमें ऐड करना चाहते हैं खाली, कि ये जो इस तरह से जिस वर्ल्ड ऑर्डर के खत्म हो जाने की बात हो रही है, ये उससे बड़ा सबूत क्या मिलेगा? कि एक राष्ट्रपति एक दिन सोचता है कि हम एक संप्रभु देश के राष्ट्रपति को उठवा लेंगे रात में उसके घर से। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को आपने उठवा लिया, इलेक्टेड प्रेसिडेंट को आपने उठवा लिया उसको, फिर आपने एक दिन तय किया, निगोशिएशन कर रहे हैं मस्कट में और जिनेवा में, आप कह रहे हैं कि हम उस देश पर हमला करके उस देश को नेस्तनाबूद कर देंगे, उसके सुप्रीम लीडर को मार डालेंगे। उधर रूस ने यही किया यूक्रेन को लेकर के, कि हम पहले उसने क्रीमिया पर कब्जा किया, उस समय भी किसी ने कुछ नहीं कहा, फिर दोबारा उसने कहा कि हम यूक्रेन को खत्म कर देंगे, हम उस पर कब्जा कर लेंगे। और तो ये वर्ल्ड ऑर्डर नहीं है ना, खत्म हो गया ना फिर तो। ताइवान पर अगर ऑर्डर तो रहा ही नहीं, ऑर्डर नहीं रहा, अब तो वर्ल्ड खत्म होने की तैयारी हो रही है सर। दूसरी बात जो कही, चीन ताइवान पे हमला करेगा क्या? इसी सब माहौल का फायदा उठा के? एक सवाल ये रखा अमिताभ जी ने, और दूसरा जो आपने कहा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं रिजीम चेंज कैसे होगा। हमास को मारना था इजराइल को गाजा में, तो उसने फर्क नहीं किया हमास में और गाजा के लोगों में। बर्बाद कर दो, पूरा शहर ही बर्बाद कर दो।
मतलब कितना 20-22 किलोमीटर लंबा और चौड़ा शहर है, खत्म कर दिया, सारा ही खत्म कर दिया। फर्क ही नहीं कि ये गाजा का आम आदमी है कि हमास का, खत्म करो। इन्हीं के बीच में तो रहते हैं हमास वाले। क्या ऐसे ही वो करेंगे? आपने कहा ईरान के साथ कि IRGC को मारना है तो क्या भाई सारे शहर ही बर्बाद कर दो, पूरा ईरान ही बर्बाद कर दो। तो दिक्कत केवल एक है कि ईरान बहुत बड़ा है। हाँ, बहुत बड़ा है, 9 करोड़ की आबादी है। हाँ। वो संभव नहीं होगा। जिस तरह हमास को या गजा को जमींदोज कर दिया, 80% जो बिल्डिंग्स थी उनको ढा दिया, वैसा ईरान में तो नहीं कर पाएगा, लेकिन तबाही इतनी करेगा कि आने वाले 10 वर्षों तक ईरान फिर वापस ये देखिए साहब, दर्द होने लगा, सारे पड़ोसियों को दर्द होने लगा है। UAE कह रहा है, UAE के राष्ट्रपति के सलाहकार का बयान है ईरान के लिए कि युद्ध पड़ोसियों से नहीं हो रहा है। इसको चेतावनी भी आप कह सकते हैं UAE की ईरान को। UAE के राष्ट्रपति के एडवाइजर का स्टेटमेंट है कि पड़ोसियों से युद्ध नहीं है आपका, युद्ध आपका इजराइल और अमेरिका से है। ये देखिए, और ये UAE कह रहा है जिसको सबसे ज्यादा मार रहा है ईरान। दुबई और अबू धाबी के नहीं छोड़ा रहा है, यही तो 2 सबसे बड़े शहर हैं पूरे UAE के, और पूरी दुनिया का बहुत बड़ा बिजनेस हब है ये, उसको नहीं छोड़ रहा है ईरान। तो अब UAE की तो चीख निकल रही है, भाई हमें, हमारा क्या लेना देना, हमें क्यों मार रहे हो? देखिए, UAE और बहरीन ये 2 राज्य हैं जो अब्राहम अकॉर्ड ज्वाइन किया था सूडान के साथ जी, और ये सबसे टारगेट पे रहेंगे इस समय ईरान। ये तेहरान की कुछ और तस्वीरें देखिए, कई इमारतों पर नुकसान हुआ आपको इसमें दिखाई देगा। लेकिन ये UAE वाली खबर बहुत बड़ी है। यही मकसद है ईरान का कि पड़ोसियों को मारो। ये सब एलाई हैं, इनके दोस्त हैं अमेरिका और इजराइल के, इनको इतना मारो कि ये जाके बोले अपने बॉस से, साहब क्या कर रहे हो, रोको तो, हम क्यों तुम्हारे चक्कर में हम पिट रहे हैं यार, तुम्हारे तक तो मिसाइल पहुंचती नहीं उसकी, ये जब हमारे बगल में हम ही को मारे जा रहा है। जब इन देशों ने बिजनेस शुरू कर दिया है, ये सारा सब कुछ इनका बिजनेस पर चल रहा है। सारी दुनिया की राजधानी दुबई बन रहा है, लंदन से शिफ्ट होकर के सारी चीजें दुबई आ रही हैं, एक दुनिया का फाइनेंशियल कैपिटल बनता जा रहा है। तो फिर उनका परसेप्शन तो चेंज होगा ना। दुनिया भर की कंपनियां और दुनिया भर के लोग कैसे आएंगे वहां उनके यहाँ बिजनेस करने? भाई एयरपोर्ट पर हमला होना मैं बहुत बड़ी बात मानता हूं। नहीं, देखिए, ईरान की स्ट्रेटेजी ही यही है कि वॉर को डाइवर्सिफाई करो। इजराइल की स्ट्रेटेजी है, इजराइल की स्ट्रेटेजी है कि पूरे वेस्ट एशिया को इस जद में झोंक दो। इजराइल की होगी, लेकिन ईरान की इसलिए होगी ताकि जब आप इनके जो फाइनेंशियल कैपिटल होंगे, जहां पर अमेरिकन इंटरेस्ट कोई दुबई में थोड़ा है क्या, अबू धाबी में थोड़े है क्या, रूसी इंटरेस्ट, सारे के सारे बिजनेस कैपिटल। और ईरान ने ये चेतावनी युद्ध से पहले दी थी कि अब की बार हम अगर आसपास के देशों पर हमला करेंगे तो हम नहीं देखेंगे कि हम अब कहां हमला कर रहे हैं, लेकिन ये देश ये ना माने कि हमने आप पे वार किया, आप मानिए कि हमने ओमान पे वार किया।